कल हम लोग देख रहे थे राजकोषीय अनुशासन के लिए, फिस्कल डिसिप्लिन के लिए हम लोग ने FRBM एक्ट लाया। FRBM एक्ट लाया, अधिनियम लाया 2003 में, जो कि बजट के साथ पेश किया जाता है। बजट के साथ क्या क्या पेश किया जाता है? पहले तो जो निर्मला सीतारमन बजट की स्पीच देती है वो रहता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है, ठीक है, बजट एट अ ग्लांस रहता है। एट अ ग्लांस मतलब जहां पे आप लोगों को दिखता है कि कितना एक्सपेंडिचर और कितना रिवेन्यू गवर्नमेंट की ओर से डेटा देता है। इसमें इसमें नंबर जो होता है वो डेटा में रहता है, फिगर में रहता है, यहां पे नंबर्स में होता है, और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वर्ड्स में होता है जो हम लोग आवंटन करते हैं। लेकिन टेक्निकलिटी जो होती है वो इसमें होती है। अगर हम लोग टेक्निकल पार्ट में जाएंगे तो वो किस में होता है? बजट एट अ ग्लांस में देखने को हमको मिलता है। ठीक है, बजट एट अ ग्लांस में देखने को मिलता है। फिर जो डेटा रहता है वो FRBM एक्ट के अंदर में रहता है। FRBM एक्ट 2003 के अंदर में रहता है। पहला जो रहता है वो रहता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक स्टेटमेंट फ्रेमवर्क। चलो इसको आगे देखेंगे, आप लोगों को एक साथ बता दूंगा तो आप लोग भी कंफ्यूज होंगे। चलिए पहले इसको देखिए कि FRBM को क्यों लाया गया इंडिया में। FRBM को क्यों लाया गया पहले वो देखिए आप। देखिए, ठीक है, FRBM अधिनियम की शुरुआत का कारण, रीजन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ FRBM एक्ट, जल्दी से आप लोग 3 पॉइंट लिख लेंगे। पहला क्या है? सार्वजनिक ऋण जो है, पब्लिक डेट जो है वो क्या है? बढ़ता जा रहा था। लगभग लगभग आप देखेंगे इंडिया जो है 14% इंक्रीज इन ग्रॉस पब्लिक डेट रेशियो। कहने का मतलब यह है कि हम लोग प्रति वर्ष अपने जीडीपी का कुल उधार वो 14% से बढ़ रहा था। जो हमारा जीडीपी है, जीडीपी का कितना परसेंट हम लोग उधार लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो। हम लोग अपने जीडीपी का कितना उधार हम लोग लेते हैं प्रति वर्ष उसको हम लोग बोलते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो। तो डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो प्रति वर्ष 14% से बढ़ रहा था, जो कि एक चिंता का विषय था। इसीलिए राजकोषीय रूप से अनुशासन और स्थिरता लाने के लिए हम लोग, और इंटरनेशनल प्रेशर, इंटरनेशनल कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हम लोग को ये FRBM अधिनियम लाना पड़ा। ठीक है, बढ़ता सार्वजनिक ऋण 1995 से 2003 के बीच भारत में सकल सार्वजनिक ऋण अनुपात में 14% अंक की तीव्र वृद्धि देखी गई, जिसका तत्काल वृद्धि सुधारों की आवश्यकता हुई, जिसके लिए हम लोगों ने FRBM एक्ट इंप्लीमेंट किया। सेकेंड है, इन बिटवीन द पीरियड ऑफ 1992 टू 2007 सॉ अ जनरल गवर्नमेंट डेफिसिट एवरेजिंग 7.7%। मतलब आप देखेंगे जब FRBM एक्ट आया तो हमारा टारगेट क्या हुआ कि हमको हमारा फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे को कम करे, कितना लाना है? 3% लाना है। और 3% से कम करते करते धीरे से हमको 0% अचीव करना है, जो कि काल्पनिक है, आदर्शवादी है, नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, हमारा टारगेट था कि 3% हमको फिस्कल डेफिसिट करना है, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको रिड्यूस करना है। पहले 3, फिर 2.8, फिर 2.5। हर ईयर जो रिडक्शन होगा एज पर एनके सिंह कमिटी, हर ईयर जो रिडक्शन होगा वो 0.3% का रिडक्शन होगा। हर ईयर जो रिडक्शन होगा वो 0.3% की कमी आएगी, जिससे हम लोग धीरे 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 अपने फिस्कल डिसिप्लिन को अचीव कर सके। ठीक है, तो दूसरा प्रॉब्लम ये था कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था वो बढ़ता जा रहा था। ऑलमोस्ट 8% के आसपास हमारा फिस्कल डेफिसिट था। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, कोई बताएगा? प्राथमिक घाटा क्या होता है? पढ़ तो चुके हो प्राइमरी डेफिसिट?
एग्जाम में भी आ चुके, प्रीलिम्स में आप लोगों के। प्राथमिक घाटा क्या होता है? आप लोगों के पेपर में भी आ चुका, प्रीलिम्स के जो पेपर आप लोगों के हुए हैं इतने सारे, उसमें। तो अच्छा, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है बताइए? फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा क्या होता है? हाँ, घाटा हो रहा है मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, व्यय ज्यादा हो रहा है और राजस्व कम आ रहा है, ठीक है, ये तो पता है। बट एक्चुअल में बताओगे अब किस टर्म्स को बोलते हैं हम लोग फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट में किसको लेंगे? रिवेन्यू को लेंगे, कैपिटल को लेंगे, किसको लेंगे? हाँ, फिस्कल डेफिसिट नहीं पता? आप बताओ, आपको तो पता होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट, आप लोग तो पढ़े भी हो स्कूल में। तो रिवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा ना। ठीक है, ठीक है, गुड। आप लोग तो पहले ये देखिए इंपॉर्टेंट टर्म, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है। आप लोगों को मैंने बताया था राजस्व कितने प्रकार का होता है, रिसिप्ट कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का रिसिप्ट होता है। जब हम लोग रिसिप्ट की बात करेंगे तो दो प्रकार, कौन कौन सा? कौन कौन सा? रिवेन्यू रिसिप्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं राजस्व की प्राप्ति, और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट। यदि मैं एक्सपेंडिचर बोलूं, व्यय की बात करूं, खर्चे की बात करूं, तो कितने प्रकार के होते हैं? अगेन दो प्रकार है, कौन कौन से? ठीक है, राजस्व का व्यय हो गया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। फिस्कल डेफिसिट में जब रिसिप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर आपका ये वाला पार्ट ज्यादा हो जाता है टोटल रिसिप्ट से, तो आपका फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। मतलब दोनों आता है, ठीक है, खर्चा दोनों आएगा तो प्राप्ति दोनों आएगी। फिस्कल डेफिसिट में टोटल देखते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर व्हेन ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। ठीक है, ये फिस्कल डेफिसिट है। अभी हम लोग बात करते हैं किसकी? प्राथमिक घाटे की, प्राइमरी डेफिसिट की हम लोग बात कर रहे हैं। प्राइमरी डेफिसिट की बात करें, प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है? डेफिसिट है मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है, डेफिसिट है मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है। तो इसमें क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, किससे? टोटल रिसिप्ट से। लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में वो खर्चे नहीं लेंगे जो आपके किसमें ब्याज के रूप में दिए गए हैं, इंटरेस्ट पेमेंट को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो वो क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट का पार्ट होता है। ठीक है, जो हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट देते हैं ना किसी भी देश को, किसी भी देश से लोन लेंगे तो उसको हम लोग ब्याज भी देते हैं। तो जो ब्याज का अमाउंट है ना, इंटरेस्ट पेमेंट, वो किस में आएगा? रिवेन्यू में आता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है? रिवेन्यू में आता है। जो ब्याज का खर्चा है, इंटरेस्ट पेमेंट, और रिवेन्यू में आता है। और टोटल एक्सपेंडिचर में कौन सा है? रिवेन्यू भी है और कैपिटल भी है, दोनों है। तो उसमें हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट पेमेंट को मतलब कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो कसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो हमारा बनेगा वो इंटरेस्ट पेमेंट को हटा के बनेगा। कहने का मतलब ये है, गवर्नमेंट ये आकलन करना चाह रही है, ये कैलकुलेट करना चाह रही है कि एक्चुअल में हमारा इस साल का खर्चा कितना है, जो एजुकेशन में है, मंत्रालय में है, शिक्षा में है, स्वास्थ्य में है, जहां पे हम लोग अपने ब्याज के अमाउंट को हटा देंगे। ब्याज को क्यों हटा रहे? क्योंकि वो ब्याज लोन जो पहले लिए थे उसका ब्याज हम लोग पटा रहे, इसका कोई रिलेवेंस अभी नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि प्राथमिक घाटा में हम लोग सिर्फ वही घाटे को लें जो मूल रूप से इस साल का है, जो इस साल हम लोग को इनकर हो रहा है, इस साल जो खर्चा हो रहा है, ये क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट होता है। ये समझ गए आप लोग? अब तीसरा क्या होता है आप लोगों का? रिवेन्यू डेफिसिट। तो ये तो आप लोग समझ ही जाएंगे क्या होता है। राजस्व घाटा क्या होता है बताओ? रिवेन्यू डेफिसिट मतलब, हाँ, यहां पे रिवेन्यू की बात कर रहे हैं तो कैपिटल तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होगा वो ज्यादा होगा, किससे? रिवेन्यू रिसिप्ट से। राजस्व का जो व्यय है वो ज्यादा होगा राजस्व की प्राप्ति से। इसमें पूंजी नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पे रिवेन्यू की बात कर रहे हैं, पूंजी नहीं लेंगे
कैपिटल नहीं लेंगे क्योंकि यहां पे हम लोग रेवेन्यू की बात करें। तीन चीज समझ में आई, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। तीन चीज समझ में आई आप लोगों को। चौथा होता है आप लोगों का इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ERR। चौथा होता है आप लोगों का इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। या उसको बोलेंगे इफेक्टिव डेफिसिट बोलेंगे, इफेक्टिव डेफिसिट बोलेंगे। रिवेन्यू भी बोल सकते हैं, रिवेन्यू का थोड़ा सा अलग हो जाएगा, पहले ये देख लेते हैं हम लोग, इफेक्टिव डेफिसिट देख लेते हैं। इफेक्टिव डेफिसिट में क्या होता है, इफेक्टिव डेफिसिट में ये होगा कि अभी फिर से डेफिसिट है, इसका मतलब क्या, एक्सपेंस ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है, व्यय ज्यादा है। जहां भी डेफिसिट आया मतलब डेफिसिट का मतलब क्या होता है, घाटा। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, घाटा। तो घाटा है इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, और एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो अगेन यहां पे इफेक्टिव डिफिसिट की बात करें तो इसमें क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा, टोटल में दोनों आ जाएगा, टोटल में दोनों आ जाएगा आपका, रिवेन्यू और कैपिटल दोनों। और जहां पे मैं रिवेन्यू की बात करूंगा वहां पे सिर्फ हम लोग राजस्व रिवेन्यू नेचर कर लेंगे। यहां पे इफेक्टिव डेफिसिट में क्या हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा किससे, टोटल रिवेन्यू से। लेकिन अगर यही होना तो फिस्कल डेफिसिट और इसमें अंतर क्या होता, अगर टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल रिवेन्यू से तो ये और ये दोनों में अंतर क्या है, दोनों सेम हो गया। लेकिन इसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं हम लोग और इसको इफेक्टिव डेफिसिट बोलते हैं, दोनों में अंतर होगा ना थोड़ा बहुत। तो इसमें अंतर ये है कि टोटल एक्सपेंडिचर में हम लोग वो अमाउंट नहीं लेंगे जो हम लोग किसी देश को लोन के रूप में दिए। किसी भी देश को लोन के रूप में दिया गया पैसा या फिर किसी भी देश को कैपिटल ग्रांट दिया हुआ पैसा कंसीडर नहीं होगा किसमें, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, समझ गए आपको। इफेक्टिव डेफिसिट में हम लोग लोन का अमाउंट नहीं लेंगे, ग्रांट के अमाउंट को नहीं लेंगे। प्राइमरी डेफिसिट में हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट को नहीं लेंगे। समझ में आ गया इतना आप लोगों को। ये हम लोग फिस्कल पॉलिसी करेंगे तो फिर से रिवाइज करेंगे, इसका एक एक डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। अभी खाली बजट पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को ये समझ में आ गया, बट इसका हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे एक एक पॉइंट का। फिस्कल डेफिसिट, इफेक्टिव डेफिसिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इसका हम लोग डेफिनेशन भी लिखने वाले जब फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे तब। ठीक है, आगे बढ़े। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो वही बोल रहा है कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो 7.7% बढ़ गया था और प्राइमरी डेफिसिट जो है वो 2.24% बढ़ गया था, जिसकी वजह से हम लोग को फिर FRBM एक्ट को इंप्लीमेंट करना पड़ा। सेकेंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट है आप लोगों को इंटरनेशनल कमिटमेंट। हम लोग बेसेल की बात करते हैं, सेंट्रल बैंक की बात करते हैं, सुपरवाइजरी प्रोविजन की बात करते हैं, तो हम लोग को इंटरनेशनल कमिटमेंट की भी बात करनी होगी। इंटरनेशनल कमिटमेंट मतलब जो अंतरराष्ट्रीय तौर पे हम लोगों ने प्रतिबद्धताएं, जैसे कि आप देखेंगे यूएन पे हम लोग बोलते हैं कि फाइनेंशियल रेगुलेशन लाना है। यूएन पे अंतरराष्ट्रीय जो आपका सोवियत संघ हो गया उसमें फाइनेंशियल रेगुलेशन की बात करते हैं हम लोग, लेकिन उसके लिए हम लोगों ने क्या स्टेप अपनाया, तो वो है FRBM। हम लोग फाइनेंशियल प्रेशर बोल सकते हैं, इंटरनेशनल प्रेशर, इंटरनेशनल कमिटमेंट बोल सकते हैं, डिसिप्लिन बोल सकते हैं, उसके लिए ही हम लोगों ने FRBM एक्ट लाया। सिंपल। नहीं दिख रहा है यार, इसके ऊपर है भी नहीं, उधर उधर कहीं गया भी नहीं। ठीक है, दिख रहा। The need to align with global fiscal responsibility practices and enhance India credibility in international financial market। ठीक है, बिल्कुल। अगर फिस्कल डिसिप्लिन सही भी रहेगा तो FDI FPI आने में हेल्प होगा। जब दिखेगा कि इंडिया का डेफिसिट कम हो रहा है, इंडिया की ग्लोबल इकोनॉमी स्टेबिलिटी में है, तब क्या होगा आपका, अपने आप FDI FPI लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। नहीं दिख रहा है तो बोलो ना, नहीं दिख रहा। देखो हो गया, यहां तक आगे बढ़े फास्ट। कल हम लोगों ने FRBM का डेफिनेशन पढ़ा था लास्ट क्लास में। FRBM क्यों इंप्लीमेंट किया गया वो देख लिए, 2-3 पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ये बस एक वो है, मतलब आप लोगों को लिखा दिया गया कि क्यों FRBM आया, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो कहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, ना प्री में ना मेंस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, ये देख लेंगे आप लोग। ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। एफआरबीएम एक्ट का ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या था? एफआरबीएम एक्ट जो है उसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? रेस्पॉन्सिबल, राजकोषीय घाटे को कम करना, राजकोषीय घाटे को कम करके और व्यापक आर्थिक शासन की गुणवत्ता में सुधार करके जिम्मेदार राजकोषीय प्रबंधन सुनिश्चित करना है। ठीक है, ये इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यहां पे आप लोग लिख लेंगे, हेडिंग देंगे आप लोग एफआरबीएम ऑब्जेक्टिव, एफआरबीएम एक्ट ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव के 4 पॉइंट है कि इन पॉइंट में इन्होंने ध्यान दिया। ठीक है, पहले आप लोग ये लिख लेंगे कौन कौन से गोल्स हैं एफआरबीएम के। अधिनियम के प्रमुख लक्ष्यों को 4 व्यापक विषयों में समझा जा सकता है। ठीक है, लिख लिए। पहला जो ऑब्जेक्टिव है एफआरबीएम का वो क्या है? एफआरबीएम हर साल एक स्पेसिफिक टारगेट आप लोगों को देता है कि हम लोग को मीडियम टर्म पॉलिसी के हिसाब से अगले 3 साल में, अगले 10 साल में, अगले 1 साल में, पहले तो अगले 1 साल का देगा, फिर अगले 3 साल का देगा और फिर अगले 10 साल का देगा। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, तीनों टर्म की स्ट्रेटेजी की बात करता है। किसकी? फिस्कल डेफिसिट को हम कम कैसे करें अगले 3 साल में, अगले 1 साल में, अगले 10 साल में। रिवेन्यू डेफिसिट को हम कम कैसे करें, टोटल गवर्नमेंट का जो डेट है उसको कम कैसे करें। ठीक है, टोटल गवर्नमेंट का जो डेट है उसको हम कैसे करें। मान लो गवर्नमेंट का जो पहले डेट होता था वो जीडीपी का लगभग 80% गवर्नमेंट का डेट होता था। जीडीपी का, कुल जीडीपी का 80% हम लोग उधार में रहते थे, मतलब ऑलमोस्ट पूरे ही जितना जीडीपी है उसका आधा, आधे से ज्यादा हम लोग उधार में रहते थे। तो एफआरबीएम एक्ट ने क्या टारगेट रखा कि हम लोग ग्रेजुअली जीडीपी टू डेट रेशियो 60% में लाएंगे, 60% में लाएंगे। ठीक है, 60% के बाद हम लोग उसको किस में लाएंगे? 40% में लाएंगे। धीरे धीरे हम लोग जीडीपी टू डेट रेशियो कम करेंगे। तो ये सब टारगेट कौन वो निर्धारित करता है? एफआरबीएम रेशियो, एफआरबीएम एक्ट के तहत आता है। ठीक है, तो पहला उद्देश्य इसका ये है। एफआरबीएम अधिनियम सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे और कुल सरकारी ऋण को कम करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करता है। ठीक है, तीसरा है कि एफआरबीएम जो एक्ट है वो गवर्नमेंट, मैंने कल बताया था, 3 चीज को वो क्या करता है एफआरबीएम एक्ट के अंदर में प्रपोज करता है। मतलब एफआरबीएम एक्ट में कुछ नहीं करता, उसके अंदर में जो 3 डॉक्यूमेंट है उसमें ये सब डेटा रहता है। रिवेन्यू डेफिसिट कम करना है, फिस्कल डेफिसिट कम करना है, जो 3 डॉक्यूमेंट रहता है उसमें। इसमें तो पहला डॉक्यूमेंट है आपका मैक्रो इकोनॉमिक स्टेटमेंट फ्रेमवर्क, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेटमेंट फ्रेमवर्क आपका पहला है। दूसरा है आपका मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, दूसरा है आपका मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति वक्तव्य, मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति वक्तव्य, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। तीसरा है फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य। तीसरा, ये 3 दस्तावेज को, ये 3 डॉक्यूमेंट को अलॉन्ग विथ बजट फाइनेंस मिनिस्ट्री पेश करती है। ठीक है, अंडर द एफआरबीएम एक्ट। ये 3 जो डॉक्यूमेंट है ये अंडर एफआरबीएम एक्ट आएंगे। अभी आगे देखेंगे, तीनों डॉक्यूमेंट के बारे में आगे देखेंगे हम लोग। इसको लिख लीजिए। ठीक है, और जो आप लोगों का इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, मान लो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है या कोई एक्सटर्नल प्रेशर है, जैसे कि अभी तेल का, ऑयल का, जिससे क्या हो रहा है हमारा बीओपी घाटा बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है उसको भी स्टेबलाइज करने का काम कौन करता है? एफआरबीएम एक्ट उसको भी स्टेबलाइज करने का काम करता है। एक्सटर्नल प्रेशर है उसमें भी लिमिट लगाता है। द एफआरबीएम एक्ट एम्स टू रिड्यूस inflationary pressure and maintain a stable macroeconomic environment। एफआरबीएम अधिनियम का उद्देश्य मुद्रास्फीति के दबाव को कम करना और एक स्थिर व्यापक आर्थिक वातावरण बनाए रखना। 4 गोल्स है, 1, 2, 3 एंड देन ये 4। ठीक है, लास्ट क्या है? लॉन्ग टर्म कमिटमेंट।
long term commitment towards fiscal discipline and fiscal stability to achieve macroeconomic goals in terms of economic. One of the act long term aims is to prevent the economy from falling into debt trap, कि हमारी अर्थव्यवस्था पूरे उधार के जाल में ना फंस जाए, इसीलिए इस स्कीम को लाया गया, एफआरबीएम को लाया गया, बाय एंश्योरिंग द डेट लेवल रिमेन विद इन सस्टेनेबल लिमिट, ऋण का स्तर टिकाऊ सीमा के भीतर बना रहे। लिख लिया आप लोग चारों गोल को, लिख लीजिए, आप लोगों के नोट्स तैयार हो जाएंगे। एफआरबीएम जो है वो हम लोग फिस्कल पॉलिसी में अब नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी जब पढ़ेंगे उसमें एफआरबीएम हम लोग कवर नहीं करेंगे, जो मेन पॉइंट है जो नहीं पढ़ा गया है वो हम लोग कवर करेंगे। जैसे एनके सिंह कमिटी जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ रहे थे, उसके रिकमेंडेशंस जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें नहीं, जब हम लोग फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे तब। फिस्कल पॉलिसी में आप लोग रिवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, ये सब भी पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, ठीक है। लिख लिया अभी आप लोग, इतने आगे बढ़े। हो गया, हो गया आप लोगों का, चले आगे बढ़े। ठीक है, पहला पहला डॉक्यूमेंट ये है, ये आपका पहला डॉक्यूमेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो एफआरबीएम एक्ट के अंदर में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये आपका पहला है। नाम से समझ में आ रहा है मैक्रो इकोनॉमिक है। मैक्रो इकोनॉमिक में हम लोग किसकी बात करते हैं? एग्रीगेट की बात करते हैं। एग्रीगेट में किसकी बात करते हैं? ब्रॉडर पर्सपेक्टिव किसकी बात करते हैं? एक दो चीज बता दो एग्जांपल। एसडीआई हो गया, जीडीपी हो गया, नेशनल इनकम हो गया, एक्सटर्नल सेक्टर हो गया, एफडीआई एफपीआई हो गया, ठीक है। माइक्रो लेवल पे बात करें, माइक्रो लेवल पे बात नहीं कर रहे। माइक्रो लेवल में क्या आ जाएगा आपका? प्राइसेस आ जाएगा, फर्म्स आ जाएंगी, मार्केट्स आ जाएगा, ये सब क्या है? हाउस होल्ड आ जाएगा, ये सब क्या है? इंडिविजुअल लेवल पे, माइक्रो लेवल पे। ये स्टेटमेंट क्या देता है? एक मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क देता है। जीडीपी के बारे में बताएगा, बाहरी क्षेत्र में स्थिरता है कि नहीं उसके बारे में बताएगा, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट विच प्रेजेंटेड अंडर एफआरबीएम एक्ट, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट। और ये जो आपका मीडियम टर्म फिस्कल स्ट्रेटेजी है, जो मीडियम टर्म है, ये पहले नहीं था। स्टार्टिंग में जब एफआरबीएम एक्ट आया तो सिर्फ दो डॉक्यूमेंट था, पहला ये वाला, दूसरा आपका ये वाला फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट स्ट्रेटेजी था, और पहला था आपका मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ये वाला जो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी है, इसको 2012 और 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया। ये पहले नहीं था, पहले सिर्फ दो डॉक्यूमेंट पेश करते थे, एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क और दूसरा फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क। 2012 में मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट संसद में प्रस्तुत किया जाता है, जो आपका राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, इट कंटेन्स एन असेसमेंट ऑफ द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी अलोंग विद द स्टेटमेंट। वही है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट स्टेबल होना चाहिए, डोमेस्टिक इकोनॉमी स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द एक्सटर्नल सेक्टर, अर्थव्यवस्था के बाहरी क्षेत्र की स्थिरता, घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिरता, जीडीपी का विकास दर, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात कर रहा है। फिस्कल बैलेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द एक्सटर्नल सेक्टर बैलेंस ऑफ द इकोनॉमी, केंद्र सरकार के राजकोषीय संतुलन और अर्थव्यवस्था के बाहरी क्षेत्र के संतुलन के संबंध में एक आकलन भी शामिल है। कुल मिला के आदर्श चीज है, मैक्रो इकोनॉमिक में जो जो टर्म्स आते हैं, जीडीपी आता है, एक्सटर्नल सेक्टर आता है, वो सब आप लोग लिख देंगे,
उसके सुधार की बात ये करता है। क्या हो गया, कोई डाउट तो पूछो। मैक्रो इकोनॉमिक में जितने भी आपके टर्म्स आते हैं ना, उसी के सुधार की बात करता है, कुल मिला के यही है और कुछ नहीं। अब मैक्रो इकोनॉमिक में जो भी आता है वो सब लिख देंगे, जीडीपी, नेशनल इनकम, एफडीआई, एफपीआई, एक्सटर्नल सेक्टर, सब लिख देंगे जो भी आता है। कल से आप लोगों का बजट चालू करेंगे। इस साल का बजट क्या है, इस साल के बजट में क्या बोला गया है। अभी तक आप लोगों का बजट के पीछे का हिस्सा चल रहा था। क्वेश्चन तो इससे भी आएगा, अभी तो बजट का पार्ट है ना पिंकी। नहीं, बजट ओवरऑल, बजट की पास्ट, बजट की हिस्ट्री, बजट का प्रेजेंट, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि इस साल के बजट से ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। बजट में ये 4 दिन तुम लोग को पढ़ा रहा हूं कि बजट क्या होता है, बजट के डॉक्यूमेंट क्या है, तो क्वेश्चन उससे भी आएगा। एग्जाम में भी क्वेश्चन उससे आता है, ठीक है। अगर तुम बोलोगे कि इस साल के बजट से ही आए 50 क्वेश्चन, तो पॉसिबल नहीं है, फिर बनाते बैठना पड़ेगा उसको, है ना, अच्छे से। एक ये हो सकता है, मिक्सअप हो सकता है कि हिस्ट्री हो गया, कोई डेटा हो गया, दोनों का मिक्सअप स्टेटमेंट मिल सकता है। बढ़े आगे, हो गया, आप लोग लिख लिए पीछे। कुछ चीज जो समझ में नहीं आ रहा हो पूछ सकते हो आप लोग, कुछ चीज जो समझ में नहीं आ रहा हो पूछ सकते हो। इसमें विकास का आकलन शामिल है, मतलब यही है ना कि, ठीक है, इसमें विकास का आकलन शामिल है, अंतर्निहित धारणाओं के विवरण के साथ अर्थव्यवस्था की संभावनाएं। मतलब आप जो विकास करेंगे, आप जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट में अंतर्निहित, जैसे डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इसमें आपके सारे सेक्टर्स आते हैं, जो भी सेक्टर आप इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसी सेक्टर्स को अंतर्निहित धारणा के रूप में लिया गया है कि वो सभी सेक्टर में, मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, समावेशी विकास हो रहा है कि नहीं, उसी की बात में बात किया गया है कि हम लोग समावेशी विकास के साथ साथ में डेवलपमेंट की बात करेंगे, ठीक है। अंडरलाइंग अजम्पशन, अंडरलाइंग अजम्पशन मतलब वही आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ होना चाहिए, जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए, फिस्कल डिसिप्लिन होना चाहिए, एक्सटर्नल सेक्टर में सुधार होना चाहिए, यही सब आपका अंडरलाइंग अजम्पशन है। तो लिखा है ना अंडरलाइंग अजम्पशन, उसमें यही सब है, अंतर्निहित धारणा। बढ़े आगे, ये पहला डॉक्यूमेंट है, ठीक है, अंडर एफआरबीएम। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बजट के साथ पेश किए जाते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है, लिखना नहीं है इसको, ठीक है, लिखना नहीं है। समरी डॉक्यूमेंट मैंने बताया था, बजट की स्पीच जो कि निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्ट्री देती है कि क्या नया चीज आया, कौन से नए खर्चे आए और टैक्स में क्या चेंज किया गया। लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। दूसरा है बजट एट अ ग्लांस। मैंने बताया था बजट एट अ ग्लांस में क्या है, कितना पैसा हम लोग खर्चा करने वाले हैं और कितना पैसा हम लोग को आने वाला है, ये पूरा नंबर्स में रहता है। बजट एट अ ग्लांस मैं आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा, पूरा जैसे आप लोग बैलेंस शीट देखेंगे, किसी भी कंपनी की अंक तालिका देखेंगे, वैसा आप लोगों को दिखेगा ये, ठीक है। आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है इसको, बस ये सब डॉक्यूमेंट को बजट के साथ पेश किया जाता है, इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। एफआरबीएम के अंदर में क्या क्या मैंने बताया, पहले मैक्रो इकोनॉमिक, दूसरा मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, तीसरा फिस्कल पॉलिसी, जिसमें से हम लोग अभी ये देख लिए क्या लिखा है, गवर्नमेंट एसेस करती है, क्या एसेस करती है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स में हम लोग क्या देखते हैं, आर्थिक संतुलनता देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स में, ठीक है। अभी तीसरा है एएफएस, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो 112 के तहत हम लोग पेश करते हैं, जिसमें कोई नई स्कीम्स के बारे में हम लोग बताते हैं, ठीक है। मतलब ये बजट स्पीच जो रहता है, ये स्पीच के फॉर्म में रहता है, उसी को पिक्टोरियल में अच्छे थोड़े से एक्सप्लेन करके ग्राफ वे में देंगे तो वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगा, ठीक है। यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर मुंह से बोलती है और यहां पे बस उसी का पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन मिल जाता है और कुछ चेंज नहीं है।
ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पे बोला कि हम लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में 10,000 करोड़ का आवंटन किया, एग्जाम्पल है। तो यहां पे उन्होंने क्या किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहां कहां कितना आवंटन किया उसको पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा दिया, बस, और कोई अंतर नहीं है। 3 ये हो गया। चौथा ये हो गया एक्सपेंडिचर, मतलब कौन कौन से मंत्रालय में कितने कितने खर्चे किए गए हैं और कौन कौन से मंत्रालय में महिलाओं के लिए, जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए कितने कितने एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। ये तीनों डॉक्यूमेंट किसकी बात कर रहा है, एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, व्यय की बात कर रहा है, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, एक्सपेंडिचर बजट, और तीसरा जो हम लोग एक्सपेंडिचर के लिए संसद में पैसा मांगने वाले हैं, डिमांड फॉर ग्रांट और एप्रोप्रिएशन बिल, ये तीनों बिल की बात करता है। मतलब यदि आपको मैं बोलूं कि ये पूरे पूरे डॉक्यूमेंट्स को आप खाली बजट बोलिए तो बोल सकते हैं, आप पूरे डॉक्यूमेंट को बजट बोलिए, यूनियन बजट बोलिए, केंद्रीय बजट बोलिए, तो आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को अलग से नहीं करने की जरूरत है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं भी रहा तो चलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये पता होना चाहिए। डिमांड फॉर ग्रांट संसद में जो हम लोग पेश करते हैं, और जब डिमांड मिल जाता है तो उसी को हम लोग एप्रोप्रिएशन बिल बोलते हैं, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये नहीं याद रहना चाहिए, ये वित्त जो आपका वित्त विधेयक है, फाइनेंस बिल, ये याद रहना चाहिए, और ये भी नहीं याद रहना चाहिए। सिंपल है। कुल मिला के अगर मैं अभी 3 3 6 12 डॉक्यूमेंट है, 12 की बात करूं तो इंपॉर्टेंट कौन सा है, पहला, दूसरा, इसको तीसरा ले लो, तीसरा, चौथा, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एफआरबीएम के अंदर में आता है। तो 3 4 डॉक्यूमेंट ही इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड फॉर ग्रांट, एप्रोप्रिएशन और फाइनेंस बिल। इसको भी नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, 3 डॉक्यूमेंट को याद रखना, एएफएस, ये और ये, बस। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट को हम लोग बजट के साथ में पेश करते हैं, और इन डॉक्यूमेंट को पेश करने के बाद में पूरा यूनियन बजट बजट कहलाता है। ठीक है, तो मतलब जो वित्त मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसका यही काम है, ये पूरा बनाने का काम, फॉर्मुलेट करने का काम, तो हर मिनिस्ट्री से अलाइन करने का काम, कॉपरेट करने का काम, यही काम है। बढ़े आगे, ये लिखना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, दूसरा है मीडियम टर्म, जो मैंने बताया था, दूसरा जो डॉक्यूमेंट हम लोग पेश करते हैं, पहला मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी था, दूसरा था आपका मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क। लिख लीजिए इसके बारे में, आ जाओ जाओ, लिख लो इसके बारे में, मीडियम टर्म इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में लिख लो, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क, दिस इज द सेकंड डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब यहां पे किसकी बात की गई है, मीडियम टर्म की बात की गई है, मध्यम अवधि की बात की गई है। तो मध्यम अवधि में क्या लिखा है, हम लोग 3 साल का टारगेट कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, 3 साल का टारगेट बनाते हैं। किसके लिए टारगेट बनाते हैं 3 साल का, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव डेफिसिट, है ना, ये सब का हम लोग टारगेट बनाते हैं किसमें, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क। rolling target for expenditure indicators along with specification of underpinning assumption and risk। यहां से आप लोग लिखेंगे, ये पहला लाइन भले आप लोग नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यहां से लिखेंगे आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। द स्टेटमेंट प्रोवाइड्स एन एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर वेरियस सेक्टर इंक्लूडिंग एजुकेशन में कितना खर्चा, हेल्थ में कितना, रूरल डेवलपमेंट में कितना, एनर्जी में कितना, सब्सिडी कितना दे रहे हैं, पेंशन कितना दे रहे हैं, और भी अन्य खर्चे सबकी बात करता है कौन सा, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क। तभी तो हम लोग कंपेयर कर पाएंगे ना 3 साल में, कि लेट सपोज इस साल एजुकेशन में 10,000 करोड़ दिया, अगली साल उसको कम कर दिया, तो ये दिखेगा कि हम लोग एजुकेशन पे कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कंपेयर करने के लिए इन्होंने 3 साल का टारगेट बैठाया है। ठीक है, नीचे फिर से वही लिखा है, इट सेट्स आउट 3 ईयर रोलिंग टारगेट फॉर स्पेसिफिक फिस्कल इंडिकेटर इन रिलेशन टू जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, टैक्स रिवेन्यू, कि हमको जो करों से राजस्व आ रहा है कितना आ रहा है, और गैर करों से कितना राजस्व आ रहा है, टैक्स रिवेन्यू एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू। ठीक है, ये किसमें पढ़े थे हम लोग, टैक्स रिवेन्यू एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू, याद है,
यस, रिवेन्यू रिसिप्ट में पढ़े थे, राजस्व की प्राप्ति में पढ़े थे। राजस्व की प्राप्ति दो प्रकार की होती है, ठीक है, एक टैक्स से होती है और दूसरा नॉन टैक्स से होती है, ठीक है। टैक्स में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स आता है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी आ गया, और नॉन टैक्स में आपके फाइन, फीस, ये सब आते हैं आपके नॉन टैक्स में। ये वैसे डिटेल में पढ़ने वाले अपन, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले इसके बारे में, उसको अभी नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, ठीक है। वही चीज है, सिंपल है, कुछ अलग नहीं है इसमें, याद करने के लिए भी कोई चीज नहीं है। पहला टारगेट था क्या था, मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक में क्या है, हम लोग जीडीपी की बात करेंगे, ओवरऑल टर्म्स में बात करेंगे, ठीक है। दूसरा है आपका मीडियम टर्म, मतलब हम लोग मध्यम टर्म, मध्यम अवधि में हम लोग फिस्कल डिसिप्लिन की बात करेंगे। और फिस्कल डिसिप्लिन के कंपोनेंट कौन कौन सा है, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ये सब उसके कंपोनेंट्स हो गए। और ये सब जो अलग अलग सेक्टर्स में जो खर्चे हुए हैं उनकी बात करेंगे, बस ये मीडियम टर्म पे हम इनकी बात करेंगे। और तीसरा क्या है, फिस्कल स्ट्रेटेजी। फिस्कल स्ट्रेटेजी, फिस्कल स्ट्रेटेजी में भी कुछ अलग नहीं है। फिस्कल स्ट्रेटेजी में भी क्या है कि हमारा जो वो डेट होना चाहिए, हमारा जो उधार होना चाहिए जीडीपी से, वो कम होना चाहिए। अगेन वही फिस्कल पॉलिसी में सुधार करने की बात कर रहा है, उसमें अलग स्पेसिफिक कुछ नहीं है। तो ये आप लोगों को बिना याद किए भी आप लोगों को लिखने में हो जाना चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो के 3, मैक्रो इकोनॉमिक के 4-5 टर्म्स लिख दिए। मीडियम टर्म आया तो ये पूरे डेफिसिट के 4-5 टर्म लिख दिए, 3 साल के टारगेट में बता दिए। दूसरा ये हो गया। तीसरा आएगा फिस्कल स्ट्रेटेजी, जहां पे आप बताएंगे कि जीडीपी का जो ग्रोथ रेट होना चाहिए अच्छा होना चाहिए, उधार कम होना चाहिए। स्टेट को जो हम लोग पैसा देते हैं, स्टेट को जो ग्रांट देते हैं, वो स्टेट का ग्रांट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। स्टेट का उधार केंद्र सरकार के प्रति कम होना चाहिए। स्टेट का जो ग्रांट है वो सेंट्रल ग्रांट के अपेक्षित होना चाहिए, उसके जो एक्सपेक्टेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की उसको फुलफिल करना चाहिए। कोई भी स्टेट बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे नहीं मांगना चाहिए। जितना हम उनको एक बार में पैसे दे चुके हैं, बजट में आवंटन दे चुके हैं, उतने ही उसमें ही वो संतुष्ट रहे, बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा ना मांगे। और इवन गवर्नमेंट भी एक्सपेक्ट ना करे आरबीआई से कि एंड ऑफ द ईयर आप हमको पैसे दो, गवर्नमेंट भी एक्सपेक्ट ना करे, ठीक है। गवर्नमेंट को भी जितना बजट मिला है, जितना पैसा मिला है, उसी से अपना पूरा साल निकाले। ना तो आरबीआई से एक्सपेक्ट करे पैसे का, ना पब्लिक से करे, ना किसी कंपनी से करे, आत्मनिर्भर बने। बस ये 3 चीज आप लोगों को देखना है, मैक्रो इकोनॉमिक में, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर में, एंड तीसरा फिस्कल टर्म पॉलिसी। बस लिख लिए, बढ़े आगे। और स्लाइड है कि नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये कुछ टारगेट्स है, ये कुछ टारगेट्स हैं जो एफआरबीएम के अंडर में रखे गए हैं। कुछ टारगेट्स हैं जो एफआरबीएम के अंडर में रखे गए हैं, ठीक है। 3 आपका, पहला था मैक्रो इकोनॉमिक, दूसरा मीडियम टर्म, तीसरा आप लोग लिख लेंगे फिस्कल स्ट्रेटेजी, ठीक है। फिस्कल स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क लिख लेंगे, ठीक है। राजकोषीय रणनीतिक फ्रेमवर्क या ढांचा, राजकोषीय रणनीतिक ढांचा, बस, ठीक है। अब उसमें एक्सप्लेन आप लोग क्या करेंगे, अब उसमें आप लोग लिख भी लीजिए कि स्टेट डेट को कम करना है, उसका 1-2 पॉइंट लिख लीजिए आप लोग। स्टेट का जो डेट है उसको कम करना है, स्टेट का डेट है, ग्रांट है, उसको कम करना है। सेंट्रल के डेट और ग्रांट को कम करना है एज कंपेयर टू जीडीपी, एज कंपेयर टू जीडीपी। स्टेट्स को, राज्य सरकार को अच्छा काम करने पे प्रोत्साहन करना है, इंसेंटिवाइज करना है। जैसे कि एनके सिंह कमेटी बोलती है कि यदि राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है तो उस स्टेट का 0.5% हमको सेंट्रल पूल ऑफ टैक्सेस से स्टेट पूल को देना है। अगर कोई भी स्टेट अच्छा काम कर रही है सभी फील्ड में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट की जीडीपी का 1% पैसा उसको प्रोवाइड करेगी, एज पर एनके सिंह कमेटी, एज पर एफआरबीएम टारगेट, ठीक है। तो ये सब चीज आप उसमें लिख लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, पहले अपना डेट टू जीडीपी रेशियो कम करेगी, अपना जीडीपी पर जितना उधार है उसको कम करेगी। दूसरा पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट
राज्यों का उधार कम करेगी। तीसरा पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार राज्यों को प्रोत्साहन करेगी। चौथा लिखेंगे, चौथा एनके सिंह कमेटी। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं। अब ये लास्ट है एफआरबीएम का कि एफआरबीएम में कौन कौन से टारगेट रखे गए। पहला टारगेट क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट शैल का मतलब क्या होता है? ये होगा। शैल और विल का मतलब ये होगा, मे नहीं लिखा है, माइट नहीं लिखा है। ठीक है, शैल टेक मेजर्स टू लिमिट द फिस्कल डेफिसिट अप टू 3% ऑफ जीडीपी। हमको फिस्कल डेफिसिट को कितना लाना है? 3% ऑफ जीडीपी में लाना है। हिंदी में कहां अलग लिखा है? अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है। हिंदी में शायद वो नहीं हुआ, ट्रांसलेट नहीं हुआ, इसको पढ़ लीजिए आप लोग। पहला लिख लेंगे आप लोग, पहला लिख लेंगे राजकोषीय घाटे को हेडिंग देना एफआरबीएम एक्ट का टारगेट, एफआरबीएम एक्ट टारगेट। ठीक है, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है उसका? पहला लक्ष्य लिखना कि हमको राजकोषीय घाटे को कम करके 3% तक के करना है। ठीक है, राजकोषीय घाटे को कम करके 3% तक करना है। वी शैल रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट अप टू 3% ऑफ जीडीपी, अप टू 3% ऑफ जीडीपी। सकल घरेलू उत्पाद का 3% हमको करना है। ठीक है, दूसरा क्या है? 2024-2025 के अंत तक हमको जो हमारा जनरल गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार है, उसका उधार जीडीपी का 60% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हमारी जीडीपी है, हमारी जीडीपी का उधार जो है, जो गवर्नमेंट उधार लेती है राज्यों से, अंतरराष्ट्रीय संगठन से, पब्लिक से, आरबीआई से, जहां से भी लेती है, 60% से ऊपर नहीं होना चाहिए। किसके 60% से? जीडीपी के 60% से ऊपर नहीं होना चाहिए। यह हमारा टारगेट है 2024-2025 के अंत तक के। ठीक है, और ग्रेजुअली क्या करना है उसको? 40% करना है। ग्रेजुअली कितना करना है उसको? 40%। अभी तो 60% है, लेकिन धीरे से कितने में लाना है उसको? 40% पे लाना है हम लोग को। सेंट्रल गवर्नमेंट डेब्ट डज नॉट एक्सीड 40% ऑफ जीडीपी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि हम लोग को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कुछ ऐसे पैसे नहीं निकालने हैं जो निर्धारित नहीं किए गए हैं। ठीक है, अनअकाउंटेड इनकम या फिर अनएलोकेटेड इनकम हम लोग को रिलीज नहीं करना है। किसमें से? स्पेशली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, मतलब उसको ग्रेजुअली कम करना है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, भारत की संचित निधि में से अधिक अमाउंट, ठीक है, अधिक अमाउंट हमको नहीं निकालना है, उसको भी हमको कम करना है, जो कि अनअकाउंटेड हो, जिसका लेखांकन नहीं किया गया। अनअकाउंटेड, अनऑडिटेड और अनएलोकेटेड मनी को हम लोग को क्या करना है? कम करना है। ठीक है, लिख लिया यहां पे। अगला पॉइंट यह है कि जो हम लोग हर साल टारगेट करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण में कि इस साल राजकोषीय घाटा इतना जाएगा, फिस्कल डेफिसिट जाएगा, उस टारगेट के अंतर्गत हमको रहना है। वी हैव टू एंश्योर द फिस्कल डेफिसिट टारगेट। वी हैव टू एंश्योर द टारगेट ऑफ फिस्कल डेफिसिट। जो राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य है, उस पे ही हमको चलना है। endeavor to ensure the fiscal target are not exceeded after stipulated target time। ठीक है, उसमें भी एक्सेप्शंस है ना, उसमें भी एक्सेप्शंस है। यदि नेशनल कैलामिटी आई, कोई डिजास्टर आ गया, कोई आपदा आ गई, युद्ध हो गया, या जीडीपी जो है आप लोगों की असमान रही, जैसे इस बार देखेंगे तेल का दिक्कत चल रहा है, पेट्रोल का दिक्कत चल रहा है, तो इस साल नहीं बोल सकते हम लोग, फिस्कल डेफिसिट कम ज्यादा हो सकता है। तो वो एक्सेप्शंस भी आपका एफआरबीएम में ही दिया गया है, ऐसा अलग से नहीं है। एफआरबीएम में ही एक्सेप्शन दिया गया है कि इन सिचुएशंस पे आप ये सब टारगेट को रोक भी सकते, नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे एक्सेप्शंस। ठीक है, अगला क्या है? अगला ये लिखा है कि कुछ स्पेशल चुनौतियों को छोड़ के आपको आरबीआई से पैसे नहीं उधार में लेने हैं। ठीक है, केंद्र सरकार को आरबीआई से पैसे नहीं लेना है
जब तक कि कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्रिएट नहीं होते। ठीक है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस मतलब क्या, कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, युद्ध चल रहा है, क्राइसिस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, डॉलर नहीं है हमारे पास, यूरो नहीं है हमारे पास, वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो गया। ठीक है, क्योंकि आप लोग तो पढ़े ही हैं आरबीआई के फंक्शन में, हु इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कौन कस्टडी में रखता है, आरबीआई रखता है, सिंपल। ठीक है, दिस इज द टारगेट नंबर। नेक्स्ट टारगेट, कितने टारगेट हो गए, 4-5 टारगेट हो गए। द फाइनेंस मिनिस्टर शैल रिव्यू ऑन हाफ ईयरली बेसिस। ठीक है, लास्ट है आपका कि जो आपका ये फाइनेंस मिनिस्टर हो गई निर्मला सीतारमन हो गई, ये हर 6 महीने में इस पे काम हो रहा है कि नहीं, इसकी समीक्षा करेंगी, रिव्यू करेंगी कि जो हम लोग टारगेट में हैं उसमें हम लोग चल रहे हैं कि नहीं। अगर 6 महीने में काम नहीं हो तभी तो हम लोग रिवाइज एस्टिमेट निकालेंगे ना। फिर अगर प्रोजेक्शन के हिसाब से हम लोग नहीं चल रहे हैं तो हम लोग क्या निकालेंगे, रिवाइज्ड एस्टिमेट, फिर से रिवाइज करेंगे अपने ही टारगेट को, फिर से रिवाइज करेंगे। ट्रेंड्स इन रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर बोथ, कहां पे, दोनों सदन के बीच में। ठीक है, उसकी रिव्यू की जाएगी, सिंपल। आप यदि कोई टारगेट रखे भी हैं तो उसकी समीक्षा भी संसद में की जाती है, दोनों पक्ष विपक्ष दोनों आपस में डिस्कशन करते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें कितना खर्चा हुआ, आप अपने टारगेट पे हैं कि नहीं है, सिंपल। ठीक है, हो गया आप लोगों का इतना, एफआरबीएम कंप्लीट हो गया आप लोगों का। कल से हम लोग बजट चालू करते हैं। ठीक है।